ये जो सरकारी कर्मचारियों की दास्तान यहाँ बताई गई है वह अत्यंत शोचनीय है, हमें चिंतित करने वाली है। हमारे अच्छे चरित्र वाले व्यक्तियों के चरित्र को पतन करने वाली है। सीधे रास्ते चलकर अगर हम सीधे सीधे कार्य करना चाहें तो भी हमारा कार्य हो नहीं पाएगा। क्यों? क्योंकि सारे ही लोग भ्रष्ट हो चुके हैं। इस बात का तो कोई जवाब नहीं है। क्यों ना हम अच्छे से कार्य करें, क्यों ना हमें जो कार्य सौंपा गया है उस कार्य के प्रति हम जिम्मेवार बने। तो जो ऐसे किस्म के व्यक्ति होते हैं उन्हीं की कहानी इसमें बताई गई है। एक छोटे से कार्य के लिए भोलाराम को कितने दफ्तरों का चक्कर लगाना पड़ा, कितने तरह के कार्य करने पड़े और अंततः उसे भी झुकना ही पड़ गया उस भ्रष्टाचार व्यक्तियों के, यानी उस भ्रष्ट आचरण को अपनाने के लिए उसे भी मजबूर होना ही पड़ा। जो ईमानदार व्यक्ति है उसे भी भ्रष्ट हो जाना पड़ता है। तो यह हमारे लिए बहुत ही सोचनीय है और इस बात को सोचते हुए हमें जानना चाहिए, समझना चाहिए। बेटा कल के जो है भावी नागरिक आप ही हैं, आप ही सारे कुर्सियों पर बैठेंगे, सारे कार्यभार संभालेंगे। तो इस पाठ के माध्यम से लेखक हमें यह संदेश देना चाहता है, यदि हमारे समक्ष ऐसी कोई बात आए तो कम से कम हम याद रखें कि ऐसे कोई आचरण हम ना करें जिससे कि दूसरों को तकलीफ पहुंचे, सीधे साधे नागरिक को कष्ट झेलना पड़े। क्योंकि सरकार ने तो हमें बैठाया ही है इसी कार्य के लिए। आपके स्कूल में बेटा सारे टीचर्स हैं, तो आपके जितने भी टीचर्स आपको पढ़ाते हैं सारे अपॉइंट इसलिए हुए हैं वे आपको पढ़ाएं, है ना, और आपके जितने भी डाउट्स हैं वो आपको क्लियर कर दें, इसीलिए वो अपॉइंट हुए हैं, ना कि इसलिए कि कोई भी आए और सीधे समय बिताकर चले जाएं। ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा होता भी नहीं है। अच्छे स्कूलों में अच्छे जगहों पर ऐसा होता भी नहीं है। ये तो मैंने एक उदाहरण के तौर पर आपको समझाया है कि ऐसा अगर कोई करते हैं तो अपने कार्य के प्रति गद्दारी करते हैं। कोई भी कहीं भी, किसी भी ऑफिस में, किसी भी दफ्तर में, किसी भी विद्यालय में, किसी भी कॉलेज में। तो हमें कार्य के प्रति समर्पित होना चाहिए और पूर्णतः अपने चरित्र को उज्जवल रखते हुए उदारता प्रदर्शित करते हुए कार्य को पूर्ण करना चाहिए, ताकि हम स्वयं की नजरों में भी एक सही इंसान सिद्ध हो सकें। सबसे पहले तो हम खुद ही अपना आचरण बिगाड़ते हैं और खुद की नजरों में गिर जाते हैं। ये बात तो बिल्कुल तय है। कोई भी कार्य अगर हम लोग करें और गलत कार्य अगर हम करते हैं तो खुद तो समझ ही लेते हैं ये कार्य तो गलत है। ऐसा होता है ना बेटा? बोलिए। यस मैम। अगर कोई कार्य गलत करते हैं, आप एग्जाम देते हैं और अगर चिट ले जाते हैं स्कूल और टीचर्स की नजरें छिपाकर आप देख लेते, हो सकता है आप बच निकले, लेकिन खुद तो आप समझेंगे कि आपने गलत कार्य किया है। तो खुद की नजरों से तो हम बच ही नहीं सकते। तो ऐसे हम कोई कार्य ना करें कि खुद की नजरों से भी गिरे। ठीक है? तो भोला राम जो व्यक्ति था वह अब खेतों की सिंचाई के लिए 5 हॉर्स पावर का पंप लगाना चाहता था और वह चाहता था कि जो नियम है उसी नियम से आगे बढ़ते हुए एप्लीकेशन जो है देते हुए ऑफिस में और लाइन मैन को बुलाकर लाइन कनेक्शन लिया जाए, क्योंकि एप्लीकेशन देगा तो सही तरीके से उसे कनेक्शन मिलेगा। लोगों ने यद्यपि उसे समझाया कि इस सब चक्कर में क्यों पड़ते हो, सीधे लाइनमैन को बुलाओ, कुछ पैसे दो और कनेक्शन लो और तुम खेती करो, लेकिन उसका मन नहीं माना। इसी चक्कर में वह घूमता घूमता कहां तक पहुंचा और अंततः फिर वापस वही आ पहुंचा कि उसे उसी प्रकार से गलत तरीके से कनेक्शन लेकर खेती करनी पड़ी। और जितने भी लोग आते थे इंस्पेक्शन के लिए, देखते थे, बड़ी तारीफ करते, वाह भोला राम तो बड़ी अच्छी खेती करता, लोगों को उदाहरण देते।
ये कोई नहीं पूछते कि तुमने कनेक्शन लिया कैसे। तो इसी भ्रष्टाचार को उजागर करने की दृष्टि से इस पाठ की रचना हुई है। जब आप पढ़ेंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा और आप अंडरलाइन करते जाएंगे। तो कौन रीडिंग लगाना चाहेंगे बेटा? मैं चाहती हूँ थोड़ा सा आप रीडिंग लगाइए। बताइए आप ही लोग। मैम हम आदित्य मैम राज। शुभ नारायण। आदित्य राज, ठीक है। पहले आदित्य राज ने कहा है तो आदित्य राज लगा ले। और आदित्य राज आप ना ये सरकारी दफ्तरों में भी नियम से काम होता है, ये बात जो है ना ये व्यंग किया गया है। जहां जहां व्यंग है मैं आपको बताऊंगी। आप यहाँ तक पढ़िए। बीच में कमीशन दिए बिना सीधे सल्टा देना, यहाँ तक आप रीडिंग लगाइए और फिर मैं आपको समझाऊंगी कि इसका व्यंग कहाँ है, कैसे है। ठीक है, आप पहले रीडिंग लगा लीजिए, हाथ में एक पेंसिल जरूर रखिए और जहां आपको कठिनाई नजर आए कि शब्द का क्या अर्थ होगा आप अंडरलाइन करते जाएंगे और फिर आप पढ़कर छोड़ देंगे। मैं आपको बताऊंगी कि व्यंग किन किन वाक्यों में है। चलिए पढ़िए। पाठ 9। जब भोला राम ने पंप लगाया। सरकारी दफ्तरों में भी नियम से काम होता है। यह तब समझ में आता है जब आदमी चक्कर में पड़ता है। भोला राम की भी तब समझ में आया जब उसने पंप लगाने की अनुमति मांगे। भोला राम खेतों की सिंचाई के लिए 5 हॉर्स पावर का पंप लगाना चाहता था। उसकी गलती केवल यह थी कि बिना अनुमति काम करने की महान राष्ट्रीय परंपरा का उल्लंघन कर उसने विद्युत मंडल में दरख्वास्त लगा दे। वैसे उसके शुभ चिंतकों ने उसे हर तरह समझाने की कोशिश की थी। उन्होंने समझाया था कि बिना वजह आ बला पकड़ गला वाला काम क्यों कर रहे हो, चुपचाप पंप लगाओ और मजे से खेती करो। भोला राम ने पूछा, लेकिन विद्युत कनेक्शन कैसे होगा? शुभ चिंतकों ने अनुभवी मुस्कान के साथ समझाया, किसी भी लाइनमैन को स्विट्जरलैंड में खाता खोले बिना या किसी दलाल को बीच में कमीशन दिए बिना सीधे सल्टा देना। हाँ ठीक है। अब इसमें सबसे पहले लाइन में आप देखिए बेटा, सरकारी दफ्तरों में भी नियम से काम होता है। यह तब समझ में आता है जब आदमी चक्कर में पड़ता है। तो ये पहली पंक्ति में ही व्यंग किया गया है, क्योंकि सरकारी नियमों में भी काम होता है, नियम से काम होता है। तो चक्कर में पड़ने के बाद वो समझा तो काम तो होता ही नहीं है। चक्कर में पड़ गया मगर काम उसका हुआ नहीं। बिना चक्कर में पड़े ही काम होता है। पैसे, एक हाथ से पैसे थमाओ और दूसरे हाथ से उससे काम लो। तो भोला राम की भी तब समझ में आया जब उसने पंप लगाने की अनुमति मांगी। भोला राम खेतों की सिंचाई के लिए तो आप पढ़ चुके हैं, और उसने महान राष्ट्रीय परंपरा का उल्लंघन कर, ये जो है यहाँ पर व्यंग किया गया है। उसकी गलती केवल यह थी कि बिना अनुमति काम करने की महान राष्ट्रीय परंपरा का उल्लंघन कर, महान राष्ट्रीय परंपरा का कर यहाँ पर व्यंग किया गया है कि बिना अनुमति काम करना ही अब महान राष्ट्रीय परंपरा बन गया है लोगों के लिए। महान राष्ट्रीय परंपरा बहुत अच्छी सोच के कारण कहा जाता है, बहुत अच्छे कार्य के कारण कहा जाता है, लेकिन यहाँ तो गद्दारी के कारण कही जा रही है या भ्रष्टाचार के कारण कही जा रही है ये बात। तो यहाँ व्यंग किया गया है। उसने विद्युत मंडल में दरख्वास्त लगा दी। अब क्या शुभ चिंतकों ने समझाया कि बस लाइनमैन को बुलाओ, कनेक्शन लो और खेती करो, लेकिन बिना वजह आ बला पकड़ गला वाला काम क्यों कर रहे हो, लोगों ने समझाया। तो आ बला पकड़ गला एक मुहावरा है। इसका वाक्य में प्रयोग कैसे करेंगे बेटा? कोई बता सकते हैं? यानी अपनी मुसीबत खुद मोल लेना। जैसे आ बैल मुझे मार, इसका दूसरा अगर कहा जाए कि मुहावरा क्या होगा, तो आ बैल मुझे मार, कि अपनी मुसीबत खुद से मोल ले लेना। कोई बताइए। बताइए बताइए जल्दी। राम ने मधुमक्खियों के छत्ते में हाथ डालकर आ वाला पकड़ गला वाला काम कर अरे दिया। वाह, क्या बढ़िया तुम बनाए हो।
बहुत अच्छा। तुम लोग तो इतने इंटेलिजेंट होना, बड़ी खुशी होती है तुम लोग को देखकर कि तुम लोग तो इतना नाम रोशन करोगे कि हम लोग फूले नहीं समाएंगे तुम जैसे अच्छे बच्चों को देखकर। आज ही हम लोगों के पास ऐसे ऐसे अच्छे अच्छे बच्चे आते हैं, जुड़े हुए हैं, जो 2001-2 वाले बच्चे थे, पास आउट हुए थे क्लास 10th, ये लोग हम लोग के साथ एक ग्रुप बना करके जुड़े हुए हैं और वो उनके बच्चे भी बड़े बड़े हो गए। इतना अच्छा लगता है कि कहाँ से कहाँ वे पहुंच गए, उनकी पहुंच देखकर बड़ा अच्छा लगता है। तुम लोग भी कहीं से भी कम नहीं होगे, उनसे आगे ही बढ़ते जाओगे। बहुत अच्छे हो और बहुत तेज हो, बहुत इंटेलिजेंट हो और इसको ऊपर तक बनाए रखो। केवल देखना यह है कि कहीं मार्ग ना भटक जाओ, क्योंकि भटकने के अनेक साधन हैं, है ना। मार्ग भटकने के, रास्ते भटकने के अनेक उपाय हैं और संवरने के अधिक नहीं है। बस हम अपने मन से सोच लें कि हमें आगे बढ़ते जाना है, अपने आप को सही रखना है, अपने चरित्र को बनाए रखना है, तो ही यह संभव हो सकेगा। नहीं तो हमें भटकाने के साधन तो अनेक ही हमारे सामने आ जाएंगे। बस उसी पर नियंत्रण रखना है और खुद को सही रास्ते पर ले जाते हुए एकदम ऊंचाइयों पर चढ़ जाना है। ठीक है बेटा, Yes. याद रहेगा ना सबको? Yes, ma'am. याद रखिएगा इस बात को हमेशा, कैसे आगे बढ़ते जाना है। और बहुत सारे मार्ग में ऐसी चीजें भी तुम्हारे आएंगी जो कि तुम्हारे मन को भटकाएंगी, लेकिन नियंत्रण तो करना ही है, तो ही हम कुछ बन सकेंगे। अब बन जाइए कुछ, उसके बाद क्या कहना। तो आप में वो एबिलिटी है, सब में वो योग्यता है कि आप बहुत ऊंचाई तक चढ़ सकते हैं, कुछ भी पा सकते हैं। तो ठीक है, बहुत बढ़िया। अब लोगों ने उसे समझाया, लेकिन भोला राम पर तो भूत सवार था, सही तरीके से वो कार्य करे। उसने कहा विद्युत कनेक्शन कैसे होगा, तो लोगों ने ये बात बताया कि लाइनमैन को स्विट्जरलैंड में खाता खोले बिना, स्विट्जरलैंड में खाता खोले बिना, यह भी एक व्यंग है। स्विट्जरलैंड में खाता कौन खोलते हैं, क्या किसी को पता है बेटा? जिसके पास ब्लैक मनी होता है। बताइए। जिसके पास ब्लैक मनी होता है। काला Black money. बहुत अधिक काला पैसे, काला धन। वेरी गुड, एकदम तुम लोग सब समझ रहे हो। तो वे स्विट्जरलैंड में खाता खोलने वाली बात करते हैं। तो यहाँ कहा गया है किसी भी लाइनमैन को स्विट्जरलैंड में खाता खोले। लाइनमैन की ये हैसियत हो गई कि वो स्विट्जरलैंड में खाता खोल ले। तो लाइनमैन भी सोचो कि किस तरह से पैसे कमाता है। तो खोले बिना, किसी दलाल को बीच में कमीशन दिए बिना सीधे सल्टा देना। तो किसी भी लाइनमैन को स्विट्जरलैंड में खाता खोले बिना या किसी दलाल को बीच में कमीशन दिए बिना सीधे सल्टा देना। लेकिन भोला राम इन बातों को कैसे मान सकता था? तो आइए बेटा, स्विट्जरलैंड में खाता कैसे कि या तो अलग अलग दफ्तर में घूमो, अलग अलग टेबल पर जाओ, सबको पैसे दो और उसके पास पैसों का भंडार हो जाए और वो खोल ले, लाइनमैन को भी मिल जाए। लेकिन सीधे उनका कहना था कि लाइनमैन को बुलाओ और तुम कनेक्शन लो, बिना किसी को दिए लिए, एक ही आदमी को दो, लेकिन देना तो कहीं भी है, उसे ही दो और तुम अपना काम करो। लेकिन उसने माना नहीं। अब आइए बेटा, आगे कौन पढ़ना? क्या यहाँ तक आप सब लोग समझ गए? Yes, ma'am. चलिए, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। अब आइए कौन पढ़ेंगे? लेकिन भोला राम शुभ इन बातों, नारायण। शुभ नारायण। मुझे मालूम था शुभ नारायण जरूर पढ़ना चाहेंगे। तो ये आप आइए पढ़ते जाइए, पीछे आप फिर आपको बताया जाएगा कहाँ तक आप पढ़ेंगे। आइए शुरू कीजिए। यस मैम। लेकिन भोला राम इन बातों को कैसे मान लेता? उसकी आंखों पर तो संस्कारों का पानी चढ़ा हुआ था। अपनी दरख्वास्त लेकर पहुंच गया वह बिजली साहब के दफ्तर में। भोला राम ने बिजली साहब को दरख्वास्त दी। बिजली साहब दरख्वास्त की हर तह आहिस्ता आहिस्ता खोलने लगे। हाँ, एक मिनट, आहिस्ता आहिस्ता क्यों खोले? वो पैसों का क्यों इंतजाम नहीं? कर रहे ताकि थे। उसमें पैसे जो है वो गिर ना जाए। Pass. हाँ,
उन्हें उम्मीद थी कि किसी न किसी तह में ये पैसे रख करके ही लाया होगा, क्योंकि यही एक परंपरा बन गई थी। जो भी जाते थे तो वे ऐसे करके बढ़ा देते थे, वे एक एक तह को खोलते, उसमें से पैसे लेते जाते। तो ये बड़ा आहिस्ता आहिस्ता खोल रहे थे। इन्हें तो लगा कि अब तो पैसे मुझे मिलेंगे, लेकिन ऐसा तो हुआ नहीं। उसमें उसने रखा ही नहीं था पैसा। तो चलिए आगे पढ़िए। कोशिश यह थी कि कागज की तह में कुछ रखा हो तो नीचे ना गिर जाए, लेकिन कागज में कुछ नहीं पाकर नाराज दिखे। भोला राम को कठोर नजरों से घूरने लगे। आवेदन पढ़कर उन्होंने हुंकार भरी। हूँ तो इलेक्ट्रिक कनेक्शन लेने आए हो? भोला राम ने कहा, हाँ साहब। साहब ने पूछा, किस काम के लिए? सिंचाई के लिए सरकार। कहाँ की सिंचाई? खेतों की सिंचाई के लिए हुजूर। खेत किसके हैं? मेरे हैं, माई बाप। सिंचाई का क्या साधन है? कुछ भी नहीं है मालिक। फिर खेती कैसे करोगे? इसलिए तो पंप लगाना चाहता हूँ सरकार। पंप किसका है? मेरा है साहब। बिजली कनेक्शन लिया है या नहीं? वही लेने तो आया हूँ सरकार। फिर इतनी देर में फिजूल बातें क्यों कर रहे हो? गलती हो गई हुजूर। इतनी लंबी पूछताछ के बाद बिजली साहब को सही बात समझ में आई। लंबी सांस छोड़ते हुए उन्होंने कहा, तो तुम्हें कनेक्शन चाहिए? जी हाँ सरकार। साहब ने पूछा, कनेक्शन कैसे मिलता है मालूम है? इसलिए तो दरख्वास्त लाया हूँ हुजूर। केवल दरख्वास्त? और क्या देना पड़ता है नहीं मालूम है? भोला राम ने बिजली साहब के पीछे वाली दीवार पर टंगे हुए गांधी जी के चित्र को देखते हुए कहा, और क्या लगता है? मुझे नहीं मालूम। और क्या लगता है? मुझे नहीं मालूम सरकार। दरख्वास्त की जानकारी थी सो ले आया। बिजली ठीक है, साहब ने बेटा अब रुक जाइए थोड़ा सा। तो यहाँ तक आप पढ़े हैं कि कितनी लंबी पूछताछ हुई, बिजली साहब ने कितनी सारी बातें पूछी, है ना। और घूर कर उसने देखा। घूर कर क्यों देखा? क्योंकि उसे तो पैसे मिले ही नहीं थे। तब तो उसे बातों को टालना था। बात टालने के लिए इतनी लंबी पूछताछ की और बेतुके सवाल पूछे, और पूछने के बाद यह भी संकेत से बताया, और क्या लगता है नहीं मालूम, यानी ये तो खुद ही से पता हो जाना चाहिए, क्योंकि ये तो लगता ही लगता है, उनका कहना था। अब बिजली साहब ने उसे ऐसे नजरों से घूरा जैसे कि हिंदुस्तान में ना रहता हो। फिर कहा, पंप लगाना चाहते हो? वह जगह किसकी? अब देखते जाइए आपकी कितनी तरह से पूछताछ करके उसे परेशान किया जाता है। चलिए अब आगे कोई पढ़ना चाहेंगे बेटा? मैम आदित्य। आदित्य आप पढ़ रहे हैं ना? मैम आदित्य राज था। अच्छा मैम ठीक है, अनन्या पढ़िए, आदित्य पढ़िए आप। बिजली साहब ने उसे ऐसी नजरों से घूरा कि वह हिंदुस्तान में नहीं रहता हो। फिर कहा, पंप लगाना चाहते हो? वह जगह किसकी है? मेरी अपनी जगह है साहब। उसका नक्शा लाए हो? भूमि स्वामी का प्रमाण पत्र है तुम्हारे पास? नहीं लाया हूँ सरकार। मुझे पता नहीं बेटा था कि एक ये। बात बताइए, बिजली साहब ने उसे ऐसी नजरों से घूरा कि वह हिंदुस्तान में नहीं रहता हो। यहाँ भी व्यंग है। क्या व्यंग है, इसको स्पष्ट कीजिए। हर हिंदुस्तानी यह जानता है कि सरकारी काम करवाने में पैसे अर्थात लगते वो हैं। अर्थात हाँ, यानी कि हिंदुस्तान की तो ये एक तरह से परंपरा बन गई है कि जिस भी टेबल पे जाओ तो पैसे रख दो, घूस के पैसे दे दो तो काम चले। तो इसलिए ऐसी नजरों से घुमा, अरे भाई तुम किस लोग से आए हो? क्या तुम्हें पता नहीं हिंदुस्तान के नहीं हो? मन में सोचा। ऐसे उसने अपने हाव भाव दिखाए कि ये तो लगता है हिंदुस्तान में रहता ही नहीं है, क्योंकि हिंदुस्तान में काम कैसे होता है इसकी जानकारी इसे है नहीं। इसलिए उसने उसे इन नजरों से घूरा। इसका यही तात्पर्य। चलिए ठीक है, आगे पढ़िए बेटा। बिजली साहब फुसफुसाए, पता नहीं था, आ जाते हैं मुंह उठा के। समझते हैं सरकारी दफ्तरों में बिना नियम कायदे के काम हो जाता है। फिर भोलाराम से बोले, ठीक है, नक्शा और प्रमाण पत्र लेकर आओ, फिर देखेंगे। पटवारी से प्रमाण पत्र प्राप्त करने में भोलाराम को जो भागदौड़ करनी पड़ी, उससे उसे यह समझ में आ गया कि जब किसी अधिकारी को काम टालना होता है, तब वह पटवारी से प्रमाण पत्र लाने के काम में लगा देता है। किसी इलेक्शन जीतने की खुशी हासिल हुई भोलाराम को जब उसे पटवारी से प्रमाण पत्र प्राप्त हो गया। प्रमाण पत्र और नक्शा लेकर विधायक
की सी चाल से चलकर भोला राम बिजली ऑफिस में पहुंचा और साहब के हवाले किया। उसकी चाल में गर्व था, लेकिन साहब ने भोला राम को पहचानने से इनकार कर दिया। कई तरह से याद दिलाए जाने के पश्चात साहब ने पूछा, इन कागजों को लेकर क्यों आए हो? आपने ही तो मंगवाया था हुजूर। मैंने क्यों मंगवाया था? बिजली कनेक्शन देने के लिए साहब, भोला राम ने याद दिलाते हुए कहा। अच्छा, तो सब कागज तैयार हो गए? हाँ सरकार, सब तैयार हो गए। बिजली साहब ने घुरकते हुए कहा, तुम्हारे कहने से मान ले कि तैयार हो गए। यह सरकारी दफ्तर है, यहाँ कागज सही करने का एक तरीका होता है। इसी बात की तो हम लोग सरकार से तनख्वाह लेते हैं। देखो तरीका तो इसको आप इसे क्या कहते हैं, इस बात को क्या कहते हैं कि उसका भी एक तरीका होता है, इसी की तनख्वाह तो हम सरकार से लेते हैं, इसे हम क्या कहेंगे? आप एक मुहावरे के रूप में बताइए। चोरी और सीना जोरी, है ना? चोरी और सीना जोरी, इसी को कहा जाए। यानी कि हर कार्य का एक तरीका होता है। इसी बात की तो हम सरकार से तनख्वाह लेते हैं। अब क्या तरीका होता है घूस लेना, क्या तरीका होता है? और इसी तनख्वाह वो सरकार से लेते हैं। एक तो वो गलत कार्य कर रहे हैं, उस पर से इतने जोर से वो इन बातों को बोल रहे हैं और अपनी बात को सही ठहराने की कोशिश कर रहे हैं। इसी बात की तनख्वाह हम सरकार से लेते हैं, बोलते हुए उन्हें शर्म नहीं आई कि उनका ये काम नहीं है कि लोगों को परेशान करें, तबाह करें, और तनख्वाह भी लेने की बात वे करते हैं। इसी बात की तनख्वाह हम सरकार से लेते हैं। ये तो चोरी और सीना जोड़ी वाली बात हो गई। उसने तुमने देखा है कि कैसे भोला राम पटवारी के पास गया और जब प्रमाण पत्र प्राप्त किया तो उसे कितनी खुशी हुई। पटवारी ये जो है विधायक की सी चाल चलते हुए, विधायक की सी चाल क्या कि चाल में गर्व का अनुभव होना। उसे तो लगा कि अब तो मिल ही गया, बिजली साहब ने जो मंगवाया था वो तो मेरे पास आ गया, मैंने तो हासिल कर लिया, अब तो मुझे कनेक्शन तुरंत मिल जाएगा। लेकिन उसके बाद देखिए कि कितने चने चबाने पड़े और फिर भी उसका कार्य नहीं हुआ। सब जहां भी गया वहां लोगों ने उसे दौड़ाया, उसे भ्रमित किया, यहाँ से वहां भेजा और अंततः उसका कार्य नहीं हुआ। ये बहुत दुखद स्थिति है। ये तो एक कहानी है, लेकिन इसके माध्यम से लेखक ने समाज के वास्तविक स्वरूप को उजागर किया है। वास्तव में ऐसा ही होता है, इसमें कोई दो मत नहीं है, एकदम ऐसा ही होता है जैसा कि हम इसमें पढ़ रहे हैं। शायद इससे भी ज्यादा कुछ होता हो। या तो पैरवी चाहिए या तो घूस चाहिए, नहीं तो कार्य नहीं से नहीं होगा। तो जहां हर डाल पर उल्लू बैठ जाए तो उस गुलिस्ता का क्या हाल होगा? यही बात है ना? हर डाल पर उल्लू बैठा हो, अंजाम गुलिस्ता क्या होगा? क्या होगा कि सारे लोग भ्रष्ट हैं और भ्रष्टाचार में ही जो है लिप्त होकर वे अपना कार्य चला रहे हैं और अन्य नागरिक को इतनी तकलीफ झेलनी पड़ रही है, क्योंकि हर कोई तो वहां तक पहुंचा नहीं है और जो नहीं पहुंचा उसका कार्य कैसे होगा? ये अत्यंत चिंताजनक बात है। इस पाठ को तुम्हारे समक्ष लेखक ने रखकर बहुत अच्छा कार्य किया है, सोचने के लिए छोड़ा है तुम पर कि सोचो और तुम भी समझो कि कितनी बृहद समस्या है। इस समस्या पर कैसे अंकुश लगे, इस समस्या का समाधान कैसे किया जाए, ये तुम छोटे छोटे बच्चे इसको बहुत अच्छी तरह से सोच सकते हो कि जब कभी तुम बड़े होगे अपने आप से तुम प्रण लोगे, निर्णय लोगे मन ही मन कि तुम कभी भी ऐसे गलत कार्य नहीं करोगे, ना तो बढ़ावा दोगे, ना तो तुम करोगे, ना किसी को करने दोगे। करने नहीं दोगे ये तुम्हारे वश में तो नहीं हो पाएगा कि तुम सबको सही रास्ते पर ही चलने के लिए विवश करो, लेकिन तुम खुद नहीं करोगे, ये तो तुम कर सकते हो। तो इस बात पर सोचना। चलिए आगे पढ़िए बेटा आदित्य। तरीका तो आप लोग ही समझे हुजूर, हम लोग तो केवल हुक्म बजाना जानते हैं। भोला राम ने निरीहता से के साथ जवाब दिया। बिजली साहब ने अनमने ढंग से कुछ देर कागजों का निरीक्षण किया, फिर पूछा,
खेत भी तुम्हारे हैं, पंप भी तुम्हारा है, लेकिन पानी कहाँ से खींचोगे भोला राम? नदी से साहब, भोला राम ने जवाब दिया। साहब ने पूछा, नदी किसकी है? भोला राम हड़बड़ा गया। पता नहीं किसकी है साहब। किसी काम को अड़ाने से जो खुशी होती है, वह खुशी बिजली साहब के चेहरे पर दिखाई पड़ी। वे बोले, नदी किसकी है पता नहीं तो उसमें से पानी कैसे ले सकते हो? जाओ, नदी किसकी है उससे लिखवा कर लाओ कि पानी लेने में उसे कोई आपत्ति नहीं है। बहुत अच्छा सरकार, कहकर भोला उस छात्र की तरह लौट गया जिसे शिक्षक स्कूल में पढ़ाता कुछ नहीं है, लेकिन प्रतिदिन लंबा चौड़ा होमवर्क को सौंप देता है। लौट तुम्हारे कर स्कूल में भोला तो ऐसा नहीं होता ना? नो बोलो। तुम्हारे स्कूल में ऐसा नहीं ना मैम होता है देखिए, बेटा नो कि मैम। कोई भी टीचर लंबा चौड़ा तुम्हें होमवर्क दे दे और पढ़ाए कुछ भी नहीं? कैसा होता है? नो मैम। नहीं ना। तो ये सरकारी स्कूलों की ही दास्तान है, नो मैम। जहाँ पर की पढ़ाई लिखाई कुछ नहीं जाता और लंबा चौड़ा होमवर्क बच्चों को मिल जाता है। तो चलिए ठीक है, आगे बढ़िए। लौट कर भोला राम यह पता लगाने में जुट गया कि नदी किसकी है। पूछताछ में प्रमुख नेताओं, प्रख्यात दादाओं तक ने नदी का स्वामी बनने से इनकार कर दिया। इन रण बंकुरों से निराश होकर भोला राम जंगल दफ्तर की ओर की देहरी पर माथा टेकने पहुंचा। भोला राम ने जंगल साहब से कहा, साहब जी, नदी आपके अंडर में आती है, आप मुझे पानी ले जाने का नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट दिलवा दीजिए, बड़ी कृपा होगी। जंगल साहब ने कहा, कोई नदी वदी हमारे अंडर में नहीं आती है, हमें जंगल काटने से ही फुर्सत नहीं, नदी का हिसाब लगाने कहाँ जाएंगे? अरे नदी हमारी होती तो अब तक केवल रिकॉर्ड में दिखाई देती, वास्तविकता में पेड़ों की तरह कब की साफ हो जा गई होती। नदी पहाड़ से निकल कर आती है, जाओ खनिज विभाग पता करो। भोलाराम हाँ, भागा भागा एक मिनट बेटा, इस पैराग्राफ में कितनी दिलेरी से अपने भ्रष्टाचार को स्वीकार किया गया है, वो देखो तुम लोग। जंगल साहब ने कहा, कोई नदी वदी हमारे अंडर में नहीं आती, हमें जंगल काटने से ही फुर्सत नहीं है। सोच लो, जंगल का रक्षा, जंगल की सुरक्षा करने के लिए उन्हें भेजा जाता है, ना कि काटने के लिए। लेकिन काट करके वे अनैतिक तरीके से लकड़ियों को बेचते हैं। तो इसे भी उन्होंने स्वीकार किया है, नदी काटने से ही फुर्सत नहीं है, सॉरी, जंगल काटने से ही फुर्सत नहीं है, नदी का हिसाब लगाने कहाँ जाएंगे? अरे नदी हमारी होती तो अब तक केवल रिकॉर्ड में दिखाई देती। देखिए कितनी दिलेरी से स्वीकार कर रहे हैं अपने भ्रष्टाचार को, अपने आचरण को, है ना, अपने भ्रष्ट आचरण को, कि अगर नदी हमारी होती तो रिकॉर्ड में ही दिखाई देती। क्या करते? रिकॉर्ड में दिखाई देती तो नदी क्या करते? एक एक बूंद को बेच डालते। नदी के एक एक बूंद को, एक एक बूंद जल को बेच डालते। इसे उन्होंने खुद ही स्वीकार किया। वास्तविकता में पेड़ों की तरह कब की साफ हो गई होती। देख लीजिए, नदी पहाड़ से निकलकर आती है, जाओ खनिज विभाग वालों से पता करो। अब वो क्या समझा, अब क्या किया उसने कि भोलाराम भागा भागा खनिज विभाग के पास पहुंचा। अब सोच लीजिए आप, अभी आगे पढ़ते जाइए। चलिए अनन्या पढ़िए बेटा आप। यस। भोला राम भागा भागा खनिज विभाग पहुंचा। खनिज साहब ने कहा, क्या हमें मूर्ख समझता है? सरकारी कुर्सी पे बैठे हैं, कोई घास नहीं छिल रहे हैं। अगर नदी खनिज विभाग में आती तो हम अभी उसकी बूंद बूंद रॉयल्टी पर उठा देते। जाओ, ऐसी सब मलाई का काम राजस्व विभाग के अंडर में आता है। भोला राम तुरंत ही मैम तहसीलदार, रॉयल्टी मतलब? हाँ एक मिनट, मैं वही आपको समझा रही हूँ। यहाँ देखिए, खनिज साहब ने भी किस दिलेरी से स्वीकार किया, हमें मूर्ख समझते हो, सरकारी कुर्सी पर बैठे हैं, घास नहीं छील रहे हैं, जबकि वे तो बस घास ही छीलते हैं। अगर नदी खनिज विभाग में आती तो हम अभी उसकी बूंद बूंद रॉयल्टी पर उठा लेते। इसका तात्पर्य जंगल साहब ने भी वही बात कहा कि बूंद बूंद हम केवल, हमें नदी तो पेड़ों की तरह रिकॉर्ड में ही दिखाई देता, यानी अप्रत्यक्ष रूप से उसने स्वीकार किया कि उसके एक एक बूंद को हम बेच डालते। और इसने भी, खनिज साहब ने भी कहा कि बूंद बूंद रॉयल्टी पर उठा देते। अब रॉयल्टी क्या होता है वो समझो,
तो जिसका कि मुनाफा प्रति वर्ष मिले, जैसे कि कोई राइटर होता है, कोई लेखक होता है, कवि होता है, उसकी कोई किताब निकलती है, ठीक है, तुम लोग के स्कूल में किताब सब है ना कि तुम लोग पढ़ते हो, जो 9th-10th में भी आते हैं, दे जाते हैं टीचर्स को, सबको। तो ये जो कोई ना कोई लेखक तो होते ही हैं, जो लेखक होते हैं, लिखते हैं, उन लोगों को है ना, जो पब्लिकेशंस वाले होते हैं वो उन्हें पैसे देते हैं लिखने के, तभी तो वो कार्य करेंगे, अन्यथा कैसे करेंगे। उन्हें मिलता है, एक मुश्त भी मिल जाता है, मतलब जो उनका मेहनतनामा होता है, मेहनताना जो होता है, वो एक बार भी मिल जाता है कि भाई इतने आपके बने तो ये आप एक बार ले लीजिए, ऐसे भी हो जाता है। या तो जब जब उस किताब की जितनी प्रतियां बिकेंगी, है ना, जितनी प्रतियां प्रतिवर्ष बिकेंगी, उतना मेहनताना उन्हें मिलेगा, प्रति वर्ष मिलता जाएगा। या तो एक साथ वे ले लेंगे या तो प्रति वर्ष लेंगे। वो किताब अगर 5 साल तक बिकती रहेगी कि जितने लोग खरीदेंगे, तो उस प्रकार से उन्हें